एम्प्लॉईज़ की तरफ से होता है, लॉकआउट जो है वो हमेशा एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। दोनों में मेजर कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही सिचुएशंस में काम बंद हो जाता है। नाउ अ स्ट्राइक इज़ अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कमेन टू प्रेस देयर डिमांड्स अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, टू प्रेस देयर डिमांड्स अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, वो लोग स्ट्राइक करते हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सब्जेक्ट टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ कंडीशंस हैं, हमने पहले किया था, हम फिर से करेंगे कि क्या कंडीशंस है जो स्ट्राइक को लीगल बनाती है। स्ट्राइक वैसे रिकॉग्नाइज्ड है, इट कैन बी डन, बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे नहीं कि कभी भी स्ट्राइक करना है, उसका पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर बहुत सारे स्ट्राइक है जो अलाउड नहीं होती है, और कौन सी स्ट्राइक का किस इंडस्ट्री को स्ट्राइक एप्लीकेबल है। कोई ऐसी इंडस्ट्री भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल रेलवे है, तो रेलवे में भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं स्ट्राइक के, कि 1 महीने का स्ट्राइक नहीं कर सकते, कि लोगों पे, कॉमन मैन पे इफेक्ट हो, तो उनको भी कुछ कंडीशंस फॉलो करके स्ट्राइक करना होता है। ये हम डिटेल में करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कि स्ट्राइक जो है वो कलेक्टिवली सब लोग मिलके सोचते हैं कि काम बंद कर दो। कौन? एम्प्लॉईज, वर्कमैन, काम करने वाले, तो वो स्ट्राइक करते हैं, और ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर आईडीए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के हिसाब से। नाउ व्हाट इज लॉकआउट? तो लॉकआउट जो है इज अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्लोज कर लेता है फैक्ट्री टू कंपेल वर्कमैन टू एक्सेप्ट सर्टन टर्म्स। अगर एम्प्लॉयर को अपने कुछ टर्म्स मनवाने हैं तो वो टेम्प्ररी अपना जो फैक्ट्री है वो क्लोज कर लेता है, और ये बताता है, वो उसको भी नोटिस देना होता है। ऐसे नहीं कि स्ट्रेट अवे किसी भी दिन आके लॉकआउट कर लेगा, तो उसको भी ऐसी जगह पे नोटिस लगाना होता है जहाँ पे सब लोग आते जाते देख पाए। ऐसे नहीं कि अपनी कैबिन में नोटिस लगा लिया, बोला मैंने तो नोटिस लगाया था। तो ये इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये जो है उसके कुछ टर्म्स एक्सेप्ट करवाने हो अगर उसको, तो वो लॉकआउट करता है। बोथ स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर रेगुलेटेड, दोनों रेगुलेटेड है टू प्रिवेंट मिसयूज़। इसीलिए क्यों रेगुलेटेड है? ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, ना उसका एम्प्लॉयर्स मिसयूज़ करे लॉकआउट का, ना ही एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक का मिसयूज़ करे। एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल हार्मनी, इंडस्ट्रियल पीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। Importance of Industrial Dispute Act 1947. Now Industrial Dispute Act 1947 इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो प्रिवेंट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स हैं उसको प्रिवेंट और सेटल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस, तो इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करना है। हम लोग ने ये पॉइंट लगभग हर आंसर में देखी ही है। तो प्रोवाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मशीनरी, तो अगर डिस्प्यूट है तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, उसका मैकेनिज्म बताती है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। प्रोटेक्ट वर्कमैन अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो किसी के साथ, उसके लिए भी प्रोटेक्शन है वर्कमैन के लिए। नाउ अब हम डिटेल में करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हमने इसको ऑलरेडी किया है, बट अभी फटाफट करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम के पहले तो करना चाहिए, नहीं तो पहले वाला किया हुआ का उसका भी कुछ मतलब नहीं है। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो सेटअप फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसका मेन मकसद ये था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल हो, इसीलिए वो सेटअप हुआ। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में आया ये एक्ट, उसके पहले ये जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बातें होती थी वो 1819 टू 1930 में, फिर 1930 टू 1940 में अलग चीज़ें थी, फिर 1940 के बाद एक रिवॉल्यूशन आया जब 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। अब 1819 टू 1930 में 3 अलग अलग लेजिस्लेशन थी, जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, लेबर लेजिस्लेशंस। तो ऐसी पहले सिर्फ लेजिस्लेशंस हुआ करती थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी बंगाल रेगुलेशन 8 ऑफ 1819, तो डिक्लेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है बड़ी पैराग्राफ को समराइज करके, कि उसमें ये था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके हिसाब से
सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट होके आ रही थी कि अगर किसी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर उसमें भी किसी ने एम्प्लॉयर ने गलत किया, उसके राइट्स को तोड़ा या उसके मिसयूज़ किया एम्प्लॉय को, तो अगेन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए फिर वापस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखना पड़ेगा, उसके क्रिमिनल ऑफेंस को देखना पड़ेगा। मतलब अलग से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं था। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट जो आया 1926 में, उसके बाद देयर वाज अ नीड इमर्ज्ड कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी होना चाहिए, जो कि 1929 में आया। फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बाद 1930 टू 1940 के बाद ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1934 आया, जो एक्सटेंडिंग एक्ट था। मतलब ये जो एक्ट है उसके बाद उसमें एक्सटेंशंस आए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अमेंडमेंट्स आए, अल्ट्रेशंस आए और एडिशंस भी आए। अल्ट्रेशंस इतने नहीं थे, चेंजेस इतने नहीं थे, बट हाँ उसको एक्सटेंड किया गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सटेंड हुई। फिर उसके बाद पीरियड फ्रॉम 1940 ऑनवर्ड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने पास किया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1942। उसमें इंडिया जो था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1942 के हिसाब से स्ट्राइक और लॉकआउट जो था वो प्रोहिबिटेड था। लेकिन आईडीए 1947 के बाद ही, मतलब 42 टू 47 तक स्ट्राइक और लॉकआउट जो था वो प्रोहिबिटेड था, वो अलाउड नहीं था, इलीगल था। लेकिन 1947 के बाद स्ट्राइक और लॉकआउट को कुछ प्रोविजंस दिए गए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए कि डिपेंडिंग अपॉन दीज सिचुएशंस, और ऐसे अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप स्ट्राइक और लॉकआउट भी कर सकते हो। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में भी यही चीज़ें थी कि रिक्वायर एम्प्लॉयर टू ऑब्जर्व टर्म्स एंड कंडीशन, एम्प्लॉयर को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होंगे। फिर डिस्प्यूट अगर है तो उसको रिकंसाइल करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। फिर लॉकआउट हमने अभी पढ़ा कि वो टेम्प्ररी क्लोज करता है एम्प्लॉयर। नाउ नाउ केम दिस IDA, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो कि इनेक्ट हुआ 11 मार्च 1947। अभी कल हम लीगल लैंग्वेज में देख रहे थे कि कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यू कब होता है। कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यू मतलब इस एक्ट में ही लिखा है कि वो कब से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वो कब से एग्जीक्यूट होगा, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1947। तो IDA जो स्टैट्यू है, ये जो लॉ है, ये कब से उसका कमेंसमेंट बोला जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 1947। जबकि ये एक्ट इनेक्ट हो गया था, आ गया था 11 मार्च 1947 को, बट उसके थोड़े 21 दिनों के बाद 1 अप्रैल 1947 को वो कम इन टू फोर्स, मतलब इनिशिएट हुआ और स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी देखा है, टू मेक प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो ऐसे प्रोविजंस बनाना कि इन्वेस्टिगेट करना, डिस्प्यूट है तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करो, सॉल्व करने से पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, किसकी गलती है, कौन इन्वॉल्व है, क्या मैटर है। तो प्रोविजंस बनाओ इन्वेस्टिगेशन के और फिर उसे सेटल करो। किसको सेटल करना है, डिस्प्यूट को। किसके डिस्प्यूट्स को, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट को सेटल करना है। क्यों करना है, टू एंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, पहले प्रोविजन बनाओ, किस लिए, इन्वेस्टिगेट करो प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद सेटल करो, डिस्प्यूट को सेटल करो। अब डिस्प्यूट किसके बीच में होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में होगा, और इससे क्या होगा, टू एंश्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी आएगी। सिंपल ऑब्जेक्टिव। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव वापस वही है, टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट कर रहे थे उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट आया। और ये एक्ट जो है वो बताता है कि व्हाट आर दी प्रोविजंस टू डू लीगल स्ट्राइक एंड लीगल लॉकआउट। वैलिड कैसे स्ट्राइक करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रेगुलेशंस है। नाउ टू एंश्योर फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो एमिकेबल सेटलमेंट हो डिस्प्यूट का, आपस में सेटल हो जाए, बाहर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आर्बिट्रेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। टू प्रमोट गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली। टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए मशीनरी, मतलब यहाँ पे वो मशीन की बात नहीं चल रही है, मशीनरी मतलब टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म कि क्या प्रोविजंस होंगे कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व हो सके। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पीस और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो बना।
नाउ इसमें भी डेफिनेशंस है, डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में ही होते हैं बट सब सेक्शंस अलग होते हैं। तो एम्प्लॉयर का डेफिनेशन 2G में आता है, वर्कमैन का डेफिनेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का डेफिनेशन अभी जस्ट हमने किया इस वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स में। तो एम्प्लॉयर का बाकी है, वो है पर्सन हु एम्प्लॉयज वर्कमैन इंक्लूड्स मैनेजिंग एजेंट एंड अथॉरिटी। जो एम्प्लॉय करता है वर्कमैन को वो एम्प्लॉयर है इसमें, लेकिन मैनेजिंग एजेंट भी इंक्लूड है। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई होटल बन रहा है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उसको एम्प्लॉय नहीं कर रही हूँ, बट मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर रखा है, वो कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए वो एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ जिसका होटल है, एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में वो भी होगा जो मैनेजिंग एजेंट है, मतलब फॉर द टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो मैनेजिंग एजेंट है और वो एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आएगा। ही कैन नॉट से कि मैं एम्प्लॉयर ही नहीं हूँ तो मैं तुमको सैलरी क्यों दूँ, मैं तुमको पीएफ क्यों दूँ। तो यहाँ पे इसीलिए डेफिनेशन में परफेक्टली दिया है कि जो भी वर्कमैन को एम्प्लॉय करेगा वो भी, एंड इट इंक्लूड्स मैनेजिंग एजेंट। कोई अगर मैनेजिंग एजेंट बीच में है जो मैनेज कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को तो वो भी एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आएगा, एंड एनी अदर अथॉरिटी, अगर कोई अदर अथॉरिटी है। वर्कमैन हमने ऑलरेडी किया, जो मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल काम करता है, क्लरिकल काम करता है वो। लेकिन एक्सक्लूड करेंगे क्या, कौन वर्कमैन नहीं है, जो हायर लेवल के हैं, मैनेजर लेवल के, सुपरवाइजर लेवल के लोग, जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा उनकी सैलरी है, तो हायर लेवल वाले जो लोग होंगे वो वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, हमने अभी देखा कि जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में या आपस में वर्कमैन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है जो, लेकिन कनेक्टेड किस लिए हो, किससे कनेक्टेड होगा ये जो डिस्प्यूट होगा, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, उनके पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है। नाउ इंडस्ट्री का डेफिनेशन अभी हमने किया 2J, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि एनी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सर्विस वेयर एम्प्लॉयज़ वर्क टुगेदर फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्री में आता है। फिर इसमें व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग अथॉरिटीज़, अब फंक्शंस क्या है, वर्क्स कमिटी क्या है, सेक्शन 3 में बताया है, वर्क्स कमिटी प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स एट वर्क प्लेस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 3 में एक वर्क्स कमेटी करके एक प्रोविज़न है। वो एक कमेटी होती है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के कुछ लोग साथ में आके एक कमेटी बनाते हैं, जो लोगों का काम ही ये है कि वर्क प्लेस पे हार्मनी हो, वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट ना हो। तो वो वर्क्स कमेटी जो होती है वो फॉर्म होती है हर इंडस्ट्री में। एक कंसिलिएशन ऑफिसर होता है, मतलब बोलेंगे तो जो कंसाइल करता है चीज़ों को, मीडिएटर होता है, सेटलमेंट करके देता है, सेटलमेंट वाला बंदा समझ लो। तो वो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है जो कोई आर्ग्यूमेंट को, प्रोसेस ऑफ एंडिंग आर्ग्यूमेंट, कंसिलेशन का मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट को एंड करना या डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो वैसा एक ऑफिसर होता है जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए रखा गया होता है, वो सेक्शन 4 में आता है। मीडिएट्स टू ब्रिंग पार्टीज फॉर सेटलमेंट, वो क्या करता है, जिनके भी आपस में कुछ झगड़ा है तो उनको पहले तो साथ में लेके आता है और फिर उनके बीच में सेटलमेंट करवाता है। नाउ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेक्शन 5 में आता है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन जो है वो सेक्शन 5 में आता है, उसमें मल्टी मेंबर बोर्ड फॉर प्रमोटिंग सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो बहुत सारे मेंबर्स के मिलके एक बोर्ड बनती है जो यहाँ पे कंसिलेशन ऑफिसर एक ही है, लेकिन कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे उस इंडस्ट्री में सेक्शन 5 के अंडर वो लोग फॉर्म कर सकते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जिसमें ये कंसिलिएशन ऑफिसर्स के लेवल के जो लोग होते हैं 2-4 लोग, वो ऐड होके वो लोग एक साथ एक बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन करके कमेटी बनाते हैं। और ये हो सकता है हमेशा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई डिस्प्यूट आया है, जब कोई इंडस्ट्री में बड़ी कोई मैटर इशू आया है, तब वो लोग बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बनाएंगे। सेक्शन 5 के अंडर ये प्रोविज़न दिया गया है कि वो लोग एक ऑफिसर सब मिलके बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन बनाएंगे फॉर पर्टिकुलर इवेंट, फॉर पर्टिकुलर डिस्प्यूट। नाउ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है सेक्शन 6 में। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इंडस्ट्री के अंदर ही होती है, वो एक टीम होती है जो इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिलेटेड जो भी मैटर है उसका काम सिर्फ इंक्वायरी करना है, तो उसको
राइट है, सेक्शन 6 के अंडर उसको राइट है कि वो इंक्वायरी करे, कोई एम्प्लॉई से वो क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड उसके आजू बाजू में जो बैठते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे कि क्या हुआ था, क्या सीन था, क्या सिचुएशन थी, वॉट जो भी कोई डिस्प्यूट है. नाउ लेबर कोड सेक्शन 7 adjudicates individual और specific disputes like dismissal, wages. ये लेबर कोड जो है सेक्शन 7 में आता है. लेबर कोड हम सबको पता है, तो लेबर कोड इंडिविजुअल के स्पेसिफिक डिस्प्यूट से रिलेटेड ही होता है, ताकि जैसे कि किसी को निकाल लिया, किसी के वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लेबर कोड में जाता है. फिर आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो कि सेक्शन 7A में आता है. तो इसमें जो है वहाँ पे सिर्फ वेजेस की या उसको निकालने की बात होती है लेबर कोर्ट में. लेबर कोर्ट से बड़ा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से बड़ा नेशनल ट्रिब्यूनल. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वेजेस, बोनस और थोड़ी ज़्यादा बड़े डिस्प्यूट्स जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाते हैं. और जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े डिस्प्यूट्स है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई कंपनी है जो अलग अलग स्टेट्स में है, तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो एक स्टेट के लिए सीमित है, वो दूसरे स्टेट के केसेस को नहीं ले सकता. तो अगर किसी का डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिनका जो ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, फैक्ट्री जो है वो दिल्ली में भी है, फिर यूपी में भी है, फिर मुंबई में भी है, तो यहाँ पे वो जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा सेक्शन 7D के अंडर. और दैट विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेट्स, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे वाले जो केसेस हैं वो इंडस्ट्रियल नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे. नॉट डिफरेंस बिटवीन लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. तो लेबर कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल या डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्प्यूट को ही कंसिडर करता है, या केसेस, ऐसे केसेस लेता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस हैं. फिर अगर उससे बड़े स्टेट लेवल के केसेस हैं तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उससे भी बड़े केसेस हैं तो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे. तो लेबर कोड का जो है वो स्कोप छोटा है, उसमें नॉर्मल चीज़ें होती है कि किसी को रॉन्गफुल टर्मिनेट कर दिया, मतलब किसी को निकाल लिया, और या किसी के वेजेस रिलेटेड कोई इशू है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा. फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या जाएगा, जो हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉडर डिस्प्यूट्स, जो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के पास जाएंगे. एंड हैव अ हायर लेवल जुरिस्डिक्शन, उसके पास बड़ा जुरिस्डिक्शन है, हायर लेवल है ये. जो केसेस लेबर कोर्ट में सॉल्व नहीं हो रहे हैं या लेबर कोर्ट से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कैन ऑलवेज गो टू अपील फॉर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. तो ये वैसा ही है जैसे कि हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट. तो एंड इन ऑफन इन्वॉल्विंग कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग के केसेस आते हैं, मतलब जो ट्रेड यूनियन सब लोग मिलके उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो वैसे केसेस भी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाते हैं एंड हैव अ हायर लेवल जुरिस्डिक्शन. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आर प्रेस्क्राइब्ड ओवर बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कौन होता है, हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो ही उसमें जजेस होते हैं. और डिस्ट्रिक्ट रैंक एंड देयर डिसीशंस कैन सेट इम्पॉर्टेंट लीगल प्रेसिडेंस. तो इनके जो डिसीशंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट लीगल प्रेसिडेंस बन जाते हैं. लीगल प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग रेफ़र करते हैं ना कि इस केस के हिसाब से प्रीवियस जो लीगल जजमेंट आई है केसेस की, उसके हिसाब से अगर हम नए केसेस को फॉलो कर रहे हैं, नए केसेस को वो केस रिप्रेजेंट करके लड़ रहे हैं कि ऐसे केस में सरकार ने, स्टेट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, तो ये भी सिमिलर केस है, तो इसमें भी यही फैसला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ऐसे केसेस जिनका हम प्रीवियस लीगल जजमेंट का रेफरेंस लेते हैं तो उसे प्रेसिडेंस बोलते हैं. तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसके केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ लीगल प्रेसिडेंस. तो वो आगे जो भी उसके बाद केसेस होंगे तो उसको एज अ प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है. नाउ प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया था CAAP. तो ये याद रखो तो आपको याद आ जाएगा कि क्या प्रोसीजर है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का. फर्स्ट इज कंसिलिएशन. सबसे पहले क्या करेंगे वो लोग, वो चाहेंगे कि कंसाइल हो जाए, सेटल हो जाए, मतलब आपस में दोनों को, पार्टीज़ को बुलाएंगे, बोलेंगे कि सेटलमेंट करना है, नहीं करना है, क्या करना है. यहाँ पे कौन होगी पार्टीज़, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. हो सकता है एम्प्लॉयर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए और एम्प्लॉई की तरफ से ट्रेड यूनियन आए, या कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, या कोई और ऑफिसर आए. तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भी हो सकती है या कंसिलिएशन
कंसिलेशन बोर्ड के पास भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्टेप्स हमको देखने हैं कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको सेटल कैसे करती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कोई डिस्प्यूट आया है, कोई बड़ी फैक्ट्री में डिस्प्यूट आया, तो उसको सेटल का प्रोसीजर क्या है, CAAP। सबसे पहले कंसिलेशन, अटेम्प्ट टू ब्रिंग बोथ पार्टीज टू सेटलमेंट। पहले कोशिश की जाती है कि दोनों सेटलमेंट के लिए तैयार हैं क्या, तो नहीं है अगर, तो सेकंड स्टेप एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन में क्या होगा, या तो लेबर कोर्ट में जाएगा या ट्रिब्यूनल में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी सीवियरिटी ऑफ द केस, कि केस कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उसमें इन्वॉल्व है, या वेजेस से रिलेटेड है, या बड़ा एस्पेक्ट है, क्या है। तो अगर सेटलमेंट से बात नहीं बनती है तो एडजुडिकेशन में जाता है। फिर आता है थर्ड ए का मतलब है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोर्ट में नहीं जाता है केस। कुछ आर्बिट्रेटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर होते हैं, मतलब एक थर्ड पर्सन है, कोर्ट नहीं है वो, जिसके बीच में डिस्प्यूट है। अगर कंपनी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट है तो दोनों सोच रहे हैं कि चलो ये जो लीगल सीनियर बंदा है कोई, इसके पास जाते हैं हम लोग और हमारा जो केस है वो सॉल्व कराते हैं। तो इसका ये एक बेनिफिट होता है कि वो जो केस है वो जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और कब नंबर आएगा, कब केस सॉल्व होगा, किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए आर्बिट्रेशन जो है वो कोर्ट भी रिकमेंड करती है कि आप आउटसाइड द कोर्ट उसको सेटल करो, मतलब किसी लीगल रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास जाके, जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर होते हैं उनके पास जाके वो केस आप रखो और वो डिस्प्यूट को बताएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन उसने जो बोला है वो बाइंडिंग डिसीजन होगा है बोथ द पार्टीज के लिए, दोनों पार्टीज को वो मानना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन सेक्शन 10A में आता है, वॉलंटरी रेफरेंस टू एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन मतलब प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड to one or more arbitrators who make a binding decision on dispute। अब arbitration जो होता है ना, वो हो सकता है कि अभी आर्बिट्रेटर जो है वो हो सकता है वो एक बंदा हो, और हो सकता है कि उनकी एक पार्टनरशिप फर्म भी हो, मतलब बहुत सारे लॉयर्स मिलके उन्होंने एक फर्म बनाई है, ABC एंड एसोसिएट्स, लीगल एसोसिएट्स, ऐसे एक फर्म है, तो वो आर्बिट्रेशन का काम करते हैं। तो उनके पास भी केस लेके जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि वो ये डिस्प्यूट है, आप उसका जो भी डिसीजन लोगे वो जो है हम लोग दोनों पे बाइंडिंग होगा, वी विल बी एक्सेप्टिंग दैट। तो सबसे पहले कंसिलिएशन होगा, सेटलमेंट नहीं हुआ तो एडजुडिकेशन करो, लेबर कोर्ट में जाओ या ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाओ। वहाँ नहीं जाना है तो आर्बिट्रेटर के पास जाओ। फिर ये हो गया दूसरा ए। तीसरा ए है अवार्ड। अवार्ड का मतलब यहाँ पे अवार्ड नहीं, अवार्ड मतलब डिसीजन। जो भी कोर्ट ने या आर्बिट्रेटर ने या ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया उसे मानना है, क्योंकि पहले आप कंसाइल करने की कोशिश करोगे, फिर कहीं ना कहीं तो जाओगे ना। एडजुडिकेशन में जाओगे तो लेबर कोर्ट के पास जाओगे तो लेबर कोर्ट आपको डिसीजन देगा, नहीं तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे तो ट्रिब्यूनल में भी नेशनल ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, या फिर जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है वहाँ भी जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी केस का जो सीवियरिटी है। तो वो जो डिसीजन देगा उस डिसीजन को बोलते हैं अवार्ड। तो वो जो डिसीजन दिया है उसने, उसको आपको मानना पड़ता है। लास्ट है सेटलमेंट का पी से क्या है, पब्लिकेशन। जो भी अवार्ड आया है, जो भी डिसीजन आया है उसको पब्लिश होगा, गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, उस इंडस्ट्री में पब्लिश होगा, नोटिस होगा और वो बाइंडिंग इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो अवार्ड है ना, अगर कोर्ट ने दिया है तो ही वो पब्लिश होगा। आर्बिट्रेटर ने दिया है अगर, तो वो पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो रहा है। वो सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर ही पब्लिश होगा कि ये केस हुआ था और उसका ये अवार्ड मिला, उसका ये डिसीजन मिला और उसका एनफोर्समेंट होगा। तो ये स्टेप्स है, सी से कंसिलिएशन, ए से एडजुडिकेशन, फिर आर्बिट्रेशन, फिर अवार्ड, फिर पब्लिकेशन। तो CAAP याद रखना अगर क्वेश्चन आए तो। फिर अभी हमने स्ट्राइक देखा, लॉकआउट ये क्वेश्चन हमने अभी किया। फिर भी ये क्या है, टू प्रेशराइज एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए वो लोग स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज करने के लिए कंपनी जो है वो लॉकआउट करती है, टेम्पररी कंपनी को बंद करती है। अभी प्रोहिबिशंस क्या है स्ट्राइक और लॉकआउट के लिए, तो नो स्ट्राइक और लॉकआउट अलाउड ड्यूरिंग कंसिलिएशन। अगर कंसिलिएशन चल रही है, ये सेटलमेंट चल रही है, तब आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये रूल है।
अगर आपने ऑलरेडी कंसिलिएशन में डाला हुआ है, मतलब सेटलमेंट में डाला हुआ है, इश्यू को सॉल्व होने तो दो, पहले क्यों स्ट्राइक करना है या पहले क्यों लॉकआउट करना है। तो कभी भी ये प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर कॉन्सिलिएशन या एडजुडिकेशन चल रहा है या डिसीजन आने वाला है, इस प्रोसीजर में अगर आप गए हो तो फिर आपको स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल होगा। और अगर करना है तो नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर स्ट्राइक और लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अगर किस सब स्टाफ को मिलकर स्ट्राइक करनी है तो उनको पहले नोटिस देना होगा। कंपनी को लॉकआउट करना है, कंपनी बंद करनी है कुछ दिनों के लिए टेम्पररी, तो भी उनको नोटिस देना होगा। और नोटिस कहाँ देना होगा? जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हो। ऐसे नहीं कि अपनी कैबिन में लगा लिया, वॉशरूम में लगा लिया, वैसा नहीं, जहाँ पे सब लोगों की आते जाते नज़र जाए, ताकि सबको पता चले कि स्ट्राइक या लॉकआउट होने वाला है। नाउ व्हाट इज़ ले ऑफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2-3 बार आया है। ले ऑफ मतलब क्या? टेम्पररी इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव वर्क। अगर किसी के पास शॉर्टेज है रॉ मटेरियल का, ब्रेक डाउन हो गया, अचानक से कुछ अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा कुछ भी हुआ, तो कंपनी को ले ऑफ करना पड़ता है। मतलब कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालना पड़ता है। तो कंपनी अगर किसी को नौकरी से निकालती है, टेम्पररी सस्पेंड करती है या निकालती है रादर, कि हम ले ऑफ कर रहे हैं, उसको ले ऑफ ही बोलते हैं। सेक्शन 2 के में आता है वो। और ये जो ले ऑफ है वो क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, ब्रेक डाउन हो गया है, ऐसी कोई भी सिचुएशन में अगर कंपनी स्टाफ को निकालती है तो उसे ले ऑफ बोलते हैं। नाउ रिट्रेंचमेंट क्या होता है? इसमें भी कंपनी जॉब से निकालती है, बट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर एनी रीज़न अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। किसी और रीज़न से, मतलब किसी को पनिशमेंट नहीं दे रही है वो, जो कंपनी है वो किसी को पनिशमेंट के हिसाब से नहीं कि तुमने गलत काम किया इसीलिए तुमको हम रिट्रेंचमेंट दे रहे हैं, मतलब अभी तुम्हारा जो है वो ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो ये जो है परमानेंट टर्मिनेशन होगा, मतलब परमानेंटली उसको निकालती है कंपनी, बट नॉट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। ये नहीं कि उसको तुम्हारा एक्ट अच्छा नहीं था, तुमने चोरी किया या कुछ ऐसा किया, उस वजह से निकालने को रिट्रेंचमेंट नहीं बोलते हैं। किसी और रीज़न से निकाल रही है तो वो रिट्रेंचमेंट है। और क्लोजर क्या है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई कंपनी ही क्लोज हो रही है तो उसे क्लोजर बोलेंगे। जो परमानेंटली क्लोज हो रही है, वो फैक्ट्री बंद हो रही है, तो उसको सबको निकालना ही पड़ेगा। तो रिट्रेंचमेंट का यहाँ पे ये दिया है, इट्स टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बिजनेस रिलेटेड रीजंस, लाइक कॉस्ट कटिंग है, कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है, डाउन साइजिंग है, कोई एक सेक्टर जो बंद करना है कंपनी को। फॉर एग्जांपल उनके 3 डिवीजन है, 3 प्रोडक्शन है, 3 तरह के शूज़ बनाती है कंपनी, तो एक तरह का शूज़ उनको बंद करना है, तो ऑब्वियसली उस सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनको कंपनी बोलेगी कि आप जाओ, तो उसको बोलेंगे रिट्रेंचमेंट। या फिर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कंपनी का, 2 कंपनीज का बीच में अमालगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, सब्सिडरी होल्डिंग हो रहा है, किसी भी तरह का रीस्ट्रक्चर हो रहा है, कंपनी का बाय सेल, कंपनीज आपस में परचेज हो रही है, कोई कंपनी किसी को अक्वायर कर रही है, तो ऐसे केसेस में न्यू कंपनी बोल रही है कि ये एम्प्लॉयज़ अभी हमको नहीं चाहिए, तो उसको भी रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि रिट्रेंचमेंट क्या है और नॉर्मल नौकरी से निकालना क्या है। रिट्रेंचमेंट कोई फाइन नहीं है, इसमें किसी एम्प्लॉय की गलती नहीं है। नाउ व्हाट इज़ ले ऑफ, वो हमने देखा अभी, ये ले ऑफ उसका ही एक्सप्लेनेशन है। इट्स टेम्पररी सस्पेंशन मे बी रिकॉल्ड। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में ये फ़र्क है कि रिट्रेंचमेंट वाले को वापस नहीं बुलाया जाता है, बट अगर कंपनी ने ले ऑफ किया है, कि कुछ लोगों को बोला है कि अभी रॉ मटेरियल नहीं है, आप 1-2 महीना कहीं और जॉब करो, लेकिन जब रॉ मटेरियल आएगा देन वी विल कॉल यू अगेन, तो उसको ले ऑफ बोलते हैं वर्ड। ये टेम्पररी सस्पेंशन है और फिर बाद में कंपनी चाहे तो बुला सकती है, मतलब चांसेस हैं कि कंपनी उनको रिकॉल कर सकती है। अब कॉम्पेंसेशन क्या होता है? अब किसी को ले ऑफ किया तो ले ऑफ ऐसे ही तो कोई नहीं चला जाएगा, उसको कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। तो क्या कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा? उसका जो 50% ऑफ वेजेस है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि कल से तुम मत आओ, तो 1 महीने का जो भी उसका वेजेस है, फॉर एग्जांपल उसका 20,000 सैलरी है, तो 20,000 वेजेस है, तो उसका 50% 10,000 उसको तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि कल से वो चला जाएगा तो कल से तो उसको जॉब मिलनी नहीं है। तो 1 महीने का हाफ ऑफ द अमाउंट उसको कॉम्पेंसेशन कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर रिट्रेंचमेंट है तो रिट्रेंचमेंट में क्या देना पड़ेगा? अभी रिट्रेंचमेंट जो है वो तो
परमानेंट है, मतलब परमानेंटली उसको जॉब से निकाल रही है, तो यहाँ पे एज गुड एज ग्रेचुटी जितना ही अमाउंट देना होता है, और ये फॉर्मूला भी ग्रेचुटी से ही मिलता जुलता है। एवरेज 15 डेज का सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर उसने 8 साल काम किया है और उसकी 15 दिन की सैलरी 10,000 है, तो 10 इंटू 8 साल, तो उसको मिलेगा 80,000 रुपीज़ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। फिर अगर क्लोजर है, अगर कंपनी क्लोज कर रही है, लोग तो नहीं निकल रहे हैं, आप कंपनी क्लोज कर रहे हो, ऑफिशियली क्लोज कर रहे हो, तो उनको अपने सारे स्टाफ को कंपेंसेशन देना होगा। वो कंपेंसेशन क्या होगा, यही जो रिट्रेंचमेंट में है, सेम। अब ले ऑफ में वही बताया कि 50% ऑफ देयर वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस फॉर अप टू 45 डेज पर ईयर। ये फॉर्मूलाज इतने आते नहीं है पेपर में, बट ऐसे ही नॉलेज के लिए मैंने दिया है कि 45 डेज पर ईयर का उसको ले ऑफ का अमाउंट देना पड़ता है कॉम्पेंसेशन, क्योंकि उसको कंपनी निकाल रही है, वो खुद नहीं निकल रहा है। फिर रिट्रेंचमेंट में वापस मैंने बताया कि ग्रेचुटी जैसा ही फॉर्मूला है कि लास्ट सैलरी ड्रॉन प्लस डीएनएस अलाउंस जो भी उसको मिलता है, उसको डिवाइड करिए 26 से इंटू 15 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। कितने ईयर्स ऑफ सर्विस उसने काम किया है, 15 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल, जो भी है। तो यहाँ पे वापस एवरेज पे का डेफिनेशन है। एवरेज पे, आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वही सब है इसमें कि ग्रेचुटी का वापस यहाँ पे है कि मस्ट कंप्लीट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये एक जो है ये कंसेप्ट थोड़ा ये है, क्योंकि अभी जो नया लॉ आया है उसमें 1 ईयर है, बट उसमें भी बहुत सारी प्रोविजंस है। वी विल नॉट गो डीप इनटू दैट कि किसके लिए 5 ईयर्स है, बाकी सबके लिए तो अभी भी बाकी सबके लिए अभी भी 5 ईयर्स है, सिर्फ किसके लिए वो चेंज हुआ है लॉ। और अभी बदली वर्कमैन जो होगा, मतलब किसी और के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कोई छुट्टी पे गया है और बदली में कोई दूसरा रख के गया है, तो उसका जो है वो पेरोल पे नाम नहीं होगा, उसका रोल में नहीं होगा, वो बदली वर्कमैन नाम से ही पता चल रहा है। फिर प्रोटेक्टेड वर्कमैन सेक्शन 33 में आता है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के वर्कमैन हैं वो लोग प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है उसके जो कमिटी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो लोग प्रोटेक्टेड वर्कमैन है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं होगा अगर वो लोग कोई स्ट्राइक करते हैं या कुछ एक्ट ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहे हैं। तो नाउ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है इसमें कि सेक्शन 18 बताता है बाइंडिंग नेचर ऑफ सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स। फिर ये सब सेक्शंस है, ये मैं शेयर कर लूँगी, आप देख लेना इसको। 22 से 24 प्रोहिबिशंस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अब ये अगर आप सेक्शन नंबर याद करने वाले हो तो ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज खाली जो लिखना है मेन कंटेंट तो फिर ये नहीं है। अभी ये इम्पोर्टेंट केस लॉ हमने देखा कि बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड वाला केस जो है, जो ट्रिपल टेस्ट ऑलरेडी हमने किया, तो ये इम्पॉर्टेंट केस है। जहाँ भी इंडस्ट्री की बात आती है ये केस लिख लो, हाईलाइट कर लो, ट्रिपल टेस्ट, दे विल कम टू नो कि आपने पढ़ा है। और ट्रिपल टेस्ट के वापस यही सिस्टमेटिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो। और फिर दूसरा भी ऐसे ही केस लॉ है इसमें। फिर एक सिंडिकेट बैंक का केस लॉ है। ये केस लॉस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बट अगर डिटेल में पढ़ना है, समझना है तो एक अलग चीज़ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बैंगलोर वाटर सप्लाई वाला ही केस है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।